नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं आपके अपने शो सवाल पब्लिक का पर। आज गारंटी पर गारंटी आ रही है। नरेंद्र मोदी की गारंटी के जवाब में राहुल गांधी की गारंटी। एक तरफ विश्वास की गारंटी, देश को तेजी से आगे बढ़ाने की गारंटी, भूख भय को जड़ से मिटा देने की गारंटी, दूसरी तरफ जाति गिनने की गारंटी, ग्रेजुएट को लाख रुपए देने की गारंटी। एक तरफ फ्री नहीं करेंगे, आपको इस लायक बना देंगे कि आप खरीद सकें, दूसरी तरफ सब कुछ फ्री कर देंगे, वोट देते रहो, इसकी गारंटी। एक तरफ 400 पार का विश्वास, दूसरी तरफ अविश्वास ही अविश्वास। दोस्तों, आर्टिकल 370 खत्म हो गया तो कश्मीर में तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। 2019 के पहले का महबूबा मुफ्ती का ये भड़काऊ बयान कोई शायद नहीं भूला इस देश में। महबूबा मुफ्ती कितनी जमीन से कटी हुई थी, कश्मीर की आवाम को कैसे भरमा रही थी और देश को कैसे डरा रही थी, ये आज इन तस्वीरों ने साबित कर दिया। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार कश्मीर गए तो उनके स्वागत में कश्मीर उमड़ आया। लेकिन बात सिर्फ एक महबूबा मुफ्ती की नहीं है। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं। उनका दावा क्या है? यही कि मोदी के दोस्त अडानी ने आपकी जेब काट ली है। वो कह रहे हैं कि राम मंदिर उद्घाटन में आदिवासी नहीं बुलाए गए, गरीब नहीं बुलाए गए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं मोदी की फोटो आ गई तो उस घर को दरिद्री लग गई। और ममता बनर्जी तो एक कदम और आगे निकल गई हैं और कहती है पिंटू बाबू। प्रधानमंत्री को उन्होंने आज कहा पिंटू बाबू को गुस्सा क्यों आता है। लालू प्रसाद यादव पिछले हफ्ते कह ही चुके हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है और मोदी हिंदू है ही नहीं। लेकिन जब विपक्ष इस तरह से मोदी पर निजी हमले कर रहा है, तब नरेंद्र मोदी का स्वागत देश भर में किस तरह से हो रहा है, ये आप उनके हाल के दौरों की तस्वीरों से देख सकते हैं। तमिलनाडु की तस्वीरें, कश्मीर की, पश्चिम बंगाल की, केरल की तस्वीरें यहां आपके स्क्रीन पर हैं। जब हर जगह मोदी जा रहे हैं, वहां आवाजें सुनाई दे रही हैं, मोदी मोदी हो रहा है हर तरफ। सवाल पब्लिक का है, क्या देश भर में मोदी को मिल रहे जन समर्थन से मोदी विरोध का विपक्ष का सारा एजेंडा टाई टाई फुस हो रहा है? मोदी भारत का विश्वास जगाते और क्या राहुल गांधी डर फैलाते हैं? यही है आज सवाल पब्लिक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर दौरे में आज अपने दोस्त नाजिम के साथ एक सेल्फी पोस्ट की है। आप पूछेंगे कि भाई कौन नाजिम? नाजिम उनका दोस्त कैसे हुआ? राहुल गांधी तो बताते हैं कि अडानी मोदी के दोस्त हैं। बहरहाल आपको बताती चलूं कि नाजिम कश्मीर का वो युवा है जिसने मोदी सरकार की योजनाओं की मदद से मधुमक्खी पालन का बिजनेस शुरू किया और अब वो 100 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। कुछ समय पहले नाजिम से मोदी एक कार्यक्रम में रूबरू हुए थे। मोदी के कश्मीर दौरे का उत्साह सिंगर इमरान अजीज अपने इस गीत में दिखा रहे हैं। सुनिए। दिलों को जीतने आए हैं, दिलों को जीत के जाएंगे, ये गाने लग रहे हैं। सवाल यह है कि मोदी जिस नए भारत का विजन रख रहे हैं, उससे कश्मीर क्या पूरे देश भर के युवाओं में पॉजिटिव फीलिंग्स है या ये सिर्फ कहने के लिए है? ये एक सपना भर ही है।
सुप्रीम कोर्ट ने कल ही अपने एक ऑब्जर्वेशन में कहा है, पूरी दुनिया मान रही है कि भारत आर्थिक तौर पर मजबूत देश है और इस बारे में कोई संदेह नहीं। हम जब देश से बाहर न्यायिक प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो हमें वहां भी ये भावना दिखती है। ये भावना सिर्फ धारणा के आधार पर नहीं है, ये उन तथ्यों के आधार पर है जिस पर हमारी अर्थव्यवस्था फल फूल रही है। ये सुप्रीम कोर्ट के सूर्यकांत जज के बेंच ने कहा है। यहां मैं ये भी बताती चलूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2025 तक स्पेस में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी कर ली है। वो साल 2027 तक भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने साल 2035 में भारत के स्पेस स्टेशन की योजना भी बनाई है। साल 2036 में भारत की ओलंपिक की मेजबानी का दावा पहले से हो चुका है। साल 2040 तक चांद पर पहले भारतीयों को भेजने का भी इरादा है। साल 2047 तक विकसित देश बनाने का रोड मैप खींच रहे हैं और सिर्फ दूर की बात नहीं कर रहे। 2024 में ये भी कहा है मोदी ने और मोदी की सरकार ने कि जब वो वापस आएंगे तो 100 दिन का एक्शन प्लान क्या होगा, 5 साल में क्या क्या करना है, ये उन्होंने मुझे ही टाइम्स नेटवर्क के मंच पर, ग्लोबल बिजनेस समिट के मंच पर ये बताया। सुनिए। राष्ट्रपति पिछले 1.5 साल से मैं कर रहा हूं और बहुत एक दिशा में कैसे काम करूंगा, कहां ले जाऊंगा, इसका पूरा रोड मैप मैं बना रहा हूं और करीब 15 लाख से ज्यादा लोगों से मैंने सुझाव लिए हैं, अलग अलग तरीके से 15 लाख से ज्यादा लोगों से उस पर काम करता रहा हूं, जिसकी मैंने कभी प्रेस नोट नहीं दी है, पहली बार बताता हूं। काम चल रहा है और आने वाले 20-30 दिन के अंदर वो फाइनल रूप भी ले लेगा। नया भारत अब ऐसे ही सुपर स्पीड से काम करेगा। आपने सुना, इसके ही उलट राहुल गांधी और विपक्ष के दूसरे नेता जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। उनके आरोप हैं कि राम मंदिर में गरीब नहीं बुलाए गए, अंबानी अडानी ने जेब काटी, मोदी का परिवार नहीं है, वगैरह वगैरह। सुनिए मोदी को लेकर विपक्ष के नेताओं के ये बयान। राष्ट्रपति आदिवासी हैंगे ना, ठीक है। राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, आपको टीवी पे उनका चेहरा दिखा? क्यों नहीं? हिंदुस्तान की राष्ट्रपति हैं, मगर उनको सीधा मैसेज दिया गया कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन में आप राष्ट्रपति हो, कुछ भी हो, आप आदिवासी हैं, आप अंदर नहीं आ सकती हैं। হিন্দু মুসলমানকে ভাগ করার যে রাজনীতি, তপশিলি আদিবাসীদের যে ভাগ করার রাজনীতি, আমরা এটা মানব না। সেই জন্যই কিন্তু আমাকে গোসা হ্যাঁ বলে बीजेपी को আমি বলি पिंटू बाबू, तो पिंटू बाबू को गुस्सा क्यों आता है? बंगाल में 454 टीम भेजा और मणिपुर में हमारा इतना बहन जल गया, इतना नेकेडली पैलेट किया, कितना टीम भेजा आपने? अब क्या है, उठते ही आप टीवी ऐसा ऑन करो, मोदी आ गए, मोदी की फोटो आ गई तो उस घर को दरिद्री लग गई। तो वो विकास चाहते नहीं, गरीबों की भलाई नहीं चाहते।
इस बीच जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मोदी पर हमलों के जरिए अपना चुनावी नैरेटिव सेट कर रहे हैं, तो सच्चाई यह है कि खुद उनकी पार्टी ही उनसे नहीं जुड़ पा रही। उनके लिए मैंने क्विट कांग्रेस फाइल्स तैयार की हैं। हाल ही में कांग्रेस छोड़ने वाले बड़े नेताओं में अर्जुन मोरवाड़िया हैं। उन्होंने कहा राम की जिस पार्टी में इतनी अवमानना हो वहां नहीं रहना। कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं गुजरात में। गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और उनका पोरबंदर का सीट पर दबदबा होता था, छोड़कर चले गए। अशोक चव्हाण महाराष्ट्र के पूर्व सीएम रह चुके हैं, छोड़कर चले गए। महाराष्ट्र कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके बासवराज पाटिल ने कांग्रेस छोड़ दी है, जिससे राज्य में संगठन कमजोर हुआ है। कांग्रेस छोड़ने वाले महाराष्ट्र के बड़े चेहरों में मिलिंद देवरा का नाम भी शामिल है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी, जयवीर शेरगिल जो पंजाब से आते हैं, बाबा सिद्दीकी, अमरीश डेर, मुलू भाई कंडोरिया जैसे कई बड़े नाम अब कांग्रेस के साथ नहीं हैं। अमेठी, रायबरेली, छिंदवाड़ा जैसे कांग्रेस के गढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ी तादाद में पार्टी छोड़ दी है। इसके उलट बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह कैसा है, इसे अमरोहा में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पोस्टर से समझा जा सकता है। पोस्टर में लिखा है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। मोदी को परिवार मानने वाले मुस्लिम समाज का ये बयान भी सुन लीजिए। देखिए, मुस्लिम समाज पूरी तरीके से माननीय मोदी जी के साथ है। वैसे सभी काम बहुत अच्छे कर रहे हैं, ये सभी बहुत ही खुश हैं। जो भी काम कर रहे हैं अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हो रहा है काम यहाँ पे। अच्छी, बहुत आप खुश हैं सारे काम से? जी, हम आपसे पूछना चाहूंगी, किन कुछ कामों से खुश है यहाँ की जनता अमरोहा? हम सबसे पहले तो खुश इसलिए हैं कि हमारे यहाँ गरीबी तबका ज़्यादा है और जो पीएम आवास योजना आई है, इसने लगभग मुसलमानों के सर पर छत दे दी है और जिससे हमारी बहन बेटियां उस छत के नीचे रहती हैं। हम मोदी जी का परिवार हैं और मोदी जी जो है मुस्लिम समाज की नहीं, पूरे हिंदुस्तान के को मानते हैं अपना परिवार, तो हम मोदी जी के साथ खड़े हैं। पूरा भारत योगी जी और मोदी जी का परिवार है। मोदी जी का जो परिवार है, हम सब जितने आपको दिख रहे हैं, एक 1.40 करोड़ लोग, वो सब परिवार है। हमारा घर का बच्चा परिवार मोदी जी का परिवार है। हम सब मोदी जी के साथ हैं, पूरा देश मोदी जी के साथ है। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का, 2024 के चुनाव में मोदी की गारंटी में दम या राहुल की गारंटी दमदार? नरेंद्र मोदी भारत का विश्वास जगा रहे हैं और राहुल गांधी क्या नेगेटिविटी फैला रहे हैं? क्या मोदी पर विपक्ष के निजी हमले से मोदी का जनता परिवार बढ़ रहा है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी जी, लोकेश जिंदल नेता हैं कांग्रेस के, अमीक जमाई प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आज दिल्ली में हमारे स्टूडियो में है, सोमनाथ सिंह रॉय नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ आज मौजूद हैं। बड़े दिनों के बाद आप दिखे आशुतोष जी, स्वागत है आपका शो पर। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लोकेश जिंदल जी, आपसे तो मैं आज पूछना चाहूंगी, ये क्या बात है कि मोदी जी जहां जा रहे हैं वहां मोदी मोदी हो रहा है? अब आप कहेंगे चलिए भीड़ आती है, वोट नहीं पड़ते, तो भीड़ जहां राहुल गांधी के आनी चाहिए वहां तो अपनी पार्टी की भीड़ नहीं आ रही। आपके कार्यकर्ता जहां जहां वो जा रहे हैं वो छोड़कर चले जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, सिंहदेव साहब चुनाव नहीं लड़ेंगे, तमाम लोग कह रहे हैं कि हमें चुनाव नहीं लड़ना, बख्श दो भैया, और बाकी लीडर तो छोड़कर जा रहे हैं, कार्यकर्ता छोड़कर जा रहे हैं। और राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं? वो एक्सरे कर रहे हैं जाति जनगणना की। मैं पूछना चाहती हूं, जो पर्सनल अटैक्स प्रधानमंत्री पर लगाएं कि फोटो आएगी प्रधानमंत्री की तो दरिद्री छा जाएगी, वो मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर रोज राहुल गांधी तक हैं कि यहां तक कि इलेक्शन कमीशन को रिमाइंडर भी देना पड़ गया। अब चुनाव में होगा क्या? किसका परिवार बढ़ रहा है और किसका जोड़ना कम और तोड़ना ज्यादा हो रहा है? क्विट कांग्रेस फाइल्स को अगर देखें तो जवाब दीजिए आज जनता को। नमस्कार नाविका जी,
नाविका जी, मार्केटिंग में एक कहावत है, फेक इट टिल यू मेक इट, और इस आधार पर बीजेपी ने महारत हासिल कर रखा है। क्योंकि उसकी वर्तमान अगर स्थिति में बताऊं, लद्दाख में जो है जन आक्रोश है। 3 फरवरी को सभी लद्दाखियों ने मिलकर प्रोटेस्ट किया है। वे चाहते हैं कि शेड्यूल 6 मिले, लेकिन मोदी जी वो अपनी बोली हुई बात पे पलट गए। जम्मू कश्मीर में जनता में आक्रोश है। हरियाणा के अंदर जेजेपी के साथ में बीजेपी सीट समझौते पर नहीं आ पाई है। दुष्यंत चौटाला जी नाराज है, जेजेपी उसके साथ गठबंधन तोड़ सकती है। शिरोमणि अकाली दल के साथ ऑलरेडी किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी की हालत खराब है। अगर मैं बात करता हूं वर्तमान में बीजेपी ने जितना टैक्स प्रोसीड उत्तर प्रदेश को दिया है 2.25 लाख करोड़ का, और उसके मुकाबले में मैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा और तेलंगाना का टैक्स प्रोसीड कैलकुलेट करता हूं तो यूपी का टैक्स प्रोसीड ज्यादा है। ये तो नीतियां हैं मोदी सरकार की। मतलब अगर मैं दक्षिण के सभी राज्यों को इंक्लूड कर दूं, दक्षिण के सभी राज्यों में आक्रोश है। तो वर्तमान में आरएलडी जिसने मोदी सरकार के साथ या जिसने भाजपा के साथ जाने का निर्णय किया है, अरे वो तो अपना इलेक्शन सिंबल तक के खो देंगी, क्योंकि आज किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर बीजेपी को यह नहीं पता क्या करना है। 2022 में उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि वे एमएसपी का लॉ लेकर आएंगे, लेकिन वे लॉ नहीं लेकर आए। तो एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है भाजपा के सामने, जो हम आदिवासी का मुद्दा कहते हैं, लोगों का मुद्दा कहते हैं, जो गरीबी का मुद्दा है। चलिए, बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन कांग्रेसी आप तो एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं, फिर कांग्रेसी आपको छोड़कर क्यों जा रहे हैं? शलभ मणि त्रिपाठी जी, इनको समझा दीजिए कि ये 1 लाख रुपए भी देंगे युवाओं को, ये एमएसपी की गारंटी भी देंगी, लेकिन कांग्रेस के नेता हैं जो रुक ही नहीं रहे हैं, कार्यकर्ता हैं जो रुक ही नहीं रहे हैं। उधर अगर बीजेपी को देखा जाए तो बीजेडी के साथ चल रही है बातचीत, कंक्लूजन पर आने वाली है। टीडीपी के साथ है, बाकी बिहार में नीतीश कुमार साथ आ ही गए हैं, बंगाल में इनका कुछ नहीं बन रहा, आप रोज नए नेता ला रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस से भी ला रहे हैं, और इनको है कि लग रहा है कि ये जीतेंगे, बीजेपी हारेगी। प्लीज जवाब दीजिए लोकेश जिंदल जी को। नाविका जी, देश का मिजाज समझ चुका है, देश के लोग समझ चुके हैं इस चुनाव में क्या हुआ, और आप इस बात को इससे भी समझ सकते हैं कि जिस प्रकार की भाषा ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, जिस प्रकार से उनके सुर बदले हैं, चाहे आप लालू प्रसाद यादव जी को ले लीजिए, राहुल गांधी जी को ले लीजिए, उनके मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को ले लीजिए, जिस प्रकार की भाषा उनकी जुबान से निकल रही है, ये देश समझ चुका है कि चुनावी मैदान पहले ही हारा हुआ मान के चल रहे हैं। जो फ्रस्ट्रेशन और निकल रहा है, फ्रस्ट्रेशन क्यों नहीं होगा आप जरा समझिए। एक व्यक्ति से का पूरा विपक्ष लड़ रहा है, उस एक व्यक्ति ने दांतों चने इनको चबा रखे हैं, ये हालत कर रखी है कि पार्टियां टूट रही हैं, परिवार बिखर रहे हैं, जो वंशवादी पार्टियां थी उनकी पूरी दुकान बंद हो रही है, जहाज बड़े बड़े जो बेड़े होते थे वो डूब रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन तो होगा ही। वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलेगा, गाली कहाँ निकलेगी? मोदी जी के लिए निकलेगी। ये पहली बार थोड़े हुआ, इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने मोदी जी के बारे में अपशब्द कहे हैं, और जब अपशब्द कहे हैं तब इस देश के 140 करोड़ लोग नाविका जी मोदी जी के साथ खड़े हुए थे। ये पहली बार नहीं है, चाहे इनके मणिशंकर अय्यर जी रहे हो, चाहे और भी जो भी नेता इनके अनाप शनाप बोलते रहे, हमने तो वो भी सुना, इनकी पार्टी बड़े नेता ने मीडिया में आया, वायरल हुआ कि कहा कि मोदी को मारना पड़ेगा, मोदी की हत्या करनी पड़ेगी। इस लेवल की नफरत, इस स्तर की नफरत, कारण क्या है? ये गरीब परिवार से निकला हुआ व्यक्ति, जिसके आज भी अगर 10 लोगों के पास जाएंगे और अचानक पूछेंगे कि मोदी जी के पिताजी का नाम बताओ, कोई नहीं बता पाएगा, मोदी जी के गांव का नाम बताओ, कोई नहीं बता पाएगा। समस्या ये है, नफरत ये है कि गरीब परिवार से निकले हुए आदमी ने पूरी की पूरी दुकान बंद कर दी। वंशवाद की, गांधी परिवार चलता था, कांग्रेस मतलब इंदिरा गांधी, इंदिरा मतलब देश, देश मतलब इंदिरा, पूरी की पूरी दुकान बंद कर दी। और आज जो तथाकथित युवा राहुल गांधी हैं, उनका कैरियर हमारे जैसे या लोकेश जी जैसे कोई नए लड़के होते जो पॉलिटिक्स में आए होते, आशुतोष जी जानते हैं, उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया होता अगर राहुल गांधी जी के जगह होते। लेकिन राहुल गांधी है, चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे हैं, अपना चुनाव हार गए, बुरी तरह चुनाव हार गए, कोर्ट में जाके माफी मांगते हैं, भाषणों में उल्टी पुल्टी बातें करते हैं और कोर्ट में जाके हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, साहब हमने गलत बोल दिया, हमें माफ कर दो। ऐसे व्यक्ति के प्रति देश के अंदर क्या भावना है, वो आप देश की भावना को समझ सकते हैं कि अपना चुनाव तक वो नहीं जीत पाते। और मेरी शुभकामनाएं हैं, यही नफरत मोदी जी से करते रहिए, आपको शुभकामनाएं हैं, यही गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल करते रहिए। आपका चुनाव खत्म हो चुका है, एक बार फिर 400 सीटों के साथ मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अमीक जमाई जी, सवाल आपसे पूछती हूं, वहां हमने तस्वीरें दिखाई, लोगों से बात की, हमारे रिपोर्टर ने घूम घूम के, और अमरोहा के लोग, मुसलमान समाज
जिनको कहा जाता है कि ये कभी मोदी के पास नहीं जाएंगे, मोदी तो हिंदुत्व के आइकॉन हैं, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि काम हुआ है ना। वो क्या कह रहे हैं, उनका कहना है उनका कहना है कि ना खाई ना कोई बीच में दीवार, हम सब है मोदी के भाई। ये जब वो कहना चाह रहे हैं तो एक तरह से परिवार बढ़ रहा है, लोग साथ आते जा रहे हैं, कारवां चलता जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूं, विपक्ष सिर्फ डिवाइसिव एजेंडे को लेकर जा रहा है, जाति जनगणना की बात कर रहा है, लोगों की बेहतरी की बात क्यों नहीं कर रहा? देखिए, पूरा देश जानता है और माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत साफ इस बात को कहा है कि इस मुल्क में अजब की अमीरी, गजब की गरीबी का एक जो डिस्पैरिटी है पूरा देश जानता है। और आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब के परिवार की बात हो रही है, तो क्या यह बात सही नहीं है कि उनका परिवार जो है वो संघ परिवार है? पहले नंबर 2 जो परिवार है वो इस देश के जो पूंजीपति हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब को जो है प्रो कैपिटलिस्ट कहा जाता था, लेकिन इन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि जो बिल पूंजीपतियों के यहां से आएगा वही बिल संसद में पास होगा। तो इस देश में जो कुछ हो रहा है, ये जो कैपिटलिस्ट चाहते हैं वही हो रहा है। 80 करोड़ लोग, भारत ने कभी ऐसा दिन नहीं देखा था कि हमारे देश में इतनी चरम की गरीबी होगी कि 80 करोड़ लोग राशनों की लाइन में लगे होंगे। मैम, आपने ऐसा कोई वक्त यूपी 1 यूपी 2 का हमें आप बता दीजिए। आज शलभ भाई जहां बैठे हुए हैं 69,000 टीचर, शिक्षक जो बेरोजगार हैं, संदीप सिंह जो शिक्षा मंत्री है उनका घर घेरा गया है। सपा ने नहीं घेरा है, कांग्रेस ने नहीं घेरा है, क्योंकि आप पर्चे लीक करवा रहे हैं, आप सॉल्वर गैंग चला रहे हैं, क्योंकि आप नौकरी देना नहीं चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि आपके पास बजट नहीं है। तो अगर आप बेरोजगारी को डील नहीं कर सकते, अगर आप इस देश को सुरक्षित नहीं रह सकते चाइना से, आप इस देश में 80 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा पे लाके खड़े कर रहे हैं, तो 24 में आपको क्या होने वाला है ये तो जनता तय करे। तो चलिए मैं बता देती हूं, इस देश में तो कभी भी राशन की लाइनें लगी ही नहीं, लोगों को भरपूर राशन मिल रहा था। पीडीएस सिस्टम तो इस देश में था ही नहीं। रोज लोग जो थे वो फल फूल रहे थे, राम राज्य चल रहा था। सब कुछ बिगड़ा है तो 2014 में, और आप कह रहे हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का यहां चल रहा है। भाई, वामपंथियों ने केरला सरकार संभाली हुई है ना। एक मिनट, मैं फैक्ट्स पर बोल रही हूं अमीक जमाई जी। मेरे शो में आप डिसाइड करेंगे कि कौन बोलेगा कौन नहीं। मैं आपको कुछ तथ्य बताना चाहती हूं। केरला की एक आरटीआई में निकला है कि कम से कम 2000 करोड़ स्पेंड हुए हैं केरला स्टेट इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के, और नौकरियां 8 सालों में कितनी हुई है? 5800। 2000 करोड़ में 5800 नौकरियां। क्या यही मॉडल ये देश भर में देना चाहते हैं शलभ मणि त्रिपाठी जी? शिक्षा, स्वास्थ्य का जो मॉडल है इनकी कुंठा किस बात को सबसे ऊपर है। नाविका जी, इनकी कुंठा किस बात को लेकर है? देखिए किस प्रकार का भ्रम फैलाया गया कि कश्मीर में ये हो जाएगा, कश्मीर में इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो जाएंगी। आज लखनऊ में घेराव क्यों हुआ? अब वो जवाब दे रहे हैं। मैम कुछ बेचैन बता रहे हैं। नहीं, मैं लखनऊ बोल रहा हूं, कश्मीर बता रहे हैं। अरे बेचैन मत होइए आप। बेचैन शिक्षकों ने आपका घेराव किया, पर्चा कैसे लोकल पॉलिटिक्स पे आओ। आप एंकर है कि अमीक जमाई जी, अमीक जो है सभ्यता कहती है कि जब आप बोल रहे थे वो नहीं बोल रहे थे, अब वो बोल रहे हैं तो आप बीच में मत बोलिए। नहीं काम कर रहा है जी, बताएं। देखिए किस प्रकार की कुंठा है। कुंठा क्या है? कितना भ्रम फैला, कश्मीर में ऐसा हो जाएगा, कश्मीर में वैसा हो जाएगा। आज आप देखिए कश्मीर में नाजिम आते हैं, सेल्फी लेते हैं, तमाम सारी बेटियां कह रही है कि हम तो प्रधानमंत्री जी को सुनने आए, प्रधानमंत्री जी को देखने आए। कितना झूठ फैलाया, और ये भी नहीं सोचा कि देश का कितना नुकसान होगा, देश के खिलाफ आप किस तरह का वातावरण फैला रहे हैं। ये वो लोग हैं जो गरीबों को आवास मिलता तो तकलीफ होती है, क्यों? क्योंकि इन्होंने दिया नहीं, इन्होंने तो पैसा लूटा। अखिलेश यादव जी की सरकार में कितने आवास मिले थे, पूछ से दिखा दीजिए। शौचालय तक का पैसा लूट लेते थे, आज शौचालय का पैसा जा रहा है, आज आवास का पैसा। बोलने दीजिए भाई अमीर भाई, ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए। मैं आपको समय दूंगी ना, मैं आपको नहीं, आपको समय दूंगी। आप सारी बातों पर बहस करिएगा, बोलने। उत्तर प्रदेश को जंगल राज की तरफ ले जाने वाले लोग जिनकी सरकार में नौकरियां तराजू पर रख के तौली जाती थी, वो ज्ञान दे रहे हैं, वो बता रहे हैं। और आपका क्या है, आपकी विचारधारा
वो सबको जानता है देश के भीतर में कि आपने किस प्रकार से इस देश के खिलाफ काम किया आपने और आपका जो गठबंधन है वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आप सबने जो एजेंडा बना रखा है कि जब भी मुद्दा है, जब भी ये देश एक होता है, तब कोई ना कोई शिगुफा छोड़ के आप एक कोशिश करते हैं कि हमारे दुश्मन मुल्कों को मौका मिल जाए। आप कांग्रेस पार्टी के लोगों को उठाकर देखिए, जब इस देश में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ और इनकी सरकार में हुआ, मुंबई पे ताज पर हमला हुआ, तब दिग्विजय सिंह ने कह दिया कि आरएसएस ने कराया हमला। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में जाकर ढिढोरा पीटा कि देखिए उनके देश के लोग कह रहे हैं। तो आपने देश के खिलाफ काम किया, आपने देश के गरीबों के खिलाफ काम किया। आज देश के गरीबों को राशन देके क्या मोदी की गुनाह कर रहे हैं क्या? क्योंकि आपने तो राशन लूट के बांग्लादेश पहुंचाया, आपने तो राशन लूट के नेपाल और कहां भेज दिया। गरीबों को राशन नहीं मिलता था, गरीबों को केवल अंगूठे लगाए जाते थे, लेकिन आज मोदी जी की सरकार में गरीबों को उनका राशन मिल रहा है। आज माताओं बहनों को आवास मिल रहा है, किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है। तो आपकी छटपटा, चलिए काउंटर अमित जमाई, काउंटर। शलभ जी परेशान मत होइए। दुनिया की सबसे बड़ी विशाल पार्टी 400 पार करने वाले विधायक क्यों तोड़ने पड़ रहे हैं लखनऊ में? आपको विधायक क्यों तोड़ने पड़ रहे हैं? क्यों? नहीं, ये आपका एसटीएफ अमिताभ यश, नहीं, आपको क्यों तोड़ना पड़ रहा है? आपको ये जो चवन्नी जिनको आप बोल रहे थे, राम मंदिर के खिलाफ, नहीं, जैन जी को क्यों लाना पड़ रहा है? राजभर जी को क्यों लाना पड़ रहा है? क्योंकि शहंशाह जो है ना दिल्ली का, उसका सिंहासन डोल रहा है। चलिए, बहुत सही सवाल आपने उठाया अमीक जमाई जी। तो ये सवाल मैं ओपन करती हूं सबके लिए। आशुतोष जी, टूट रहे हैं विधायक के तोड़े जा रहे हैं विधायक। अब जो रुकना नहीं चाहता उसे कोई अगर जा रहा है, मिलिंद देओरा को क्या बीजेपी ने तोड़ा? अशोक चव्हाण को बीजेपी ने तोड़ा? अजीत पवार जब आए तो बीजेपी ने तोड़ा? मैं पूछना चाहती हूं, आज अगर बासवराव पाटिल जैसे, अर्जुन मोरवाड़िया जैसे छोड़कर चले जाएं और सारा का सारा दोष जो है वो बीजेपी पे मढ़ देना, क्या ये कहीं इसका कोई औचित्य है आशुतोष जी? नहीं नविका जी, आपका सवाल इतना मासूम है कि मेरा मन कर रहा है कि ये सवाल इसका जवाब क्या दिया जाए। चलिए, तो नहीं लगता कि मासूम सवालों का भी जवाब आप नहीं दे सकते तो फिर मैं क्या कहूं? नहीं, इस देश के अंदर तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है नहीं, सीबीआई भी है नहीं। अभी जो बंगाल के जो नेता जो तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने के बारे में बात कर रहे थे, कुछ ही दिनों पहले उनके घर में ईडी का छापा पड़ा था। जब अशोक चौहान के बारे में प्रधानमंत्री जी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जब आदर्श घोटाले का नाम लिया, तो बेचारे के पास ऑप्शन क्या था? या तो जेल जाइए या फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया। और देखिए कितनी अच्छी चीज है, जैसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए उनको राज्यसभा की सीट मिल गई। अब इससे अच्छी डील तो हो ही नहीं सकती, है ना? इसी तरीके से अजीत पवार, प्रधानमंत्री जी ने दमोह में कहा कि भाई 70,000 करोड़ का घोटाला है, उनको लगा कि अब तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, बोले चलो इधर साथियों के साथ चलते हैं इधर। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव का मौसम आता है तो लोग राजनीतिक पार्टियां छोड़ते हैं, एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं, जिनको लगता है कि शायद इस पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा, दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। दारा सिंह चौहान का उदाहरण आप ले लीजिए। दारा सिंह चौहान किस पार्टी में है और चुनाव के बाद किस पार्टी में रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। छोड़कर गए थे, घोसी से चुनाव लड़ा, कितने हजार, 40,000 वोटों से वो हारे थे। और ऐसे लोगों को बजाय किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता को या छोटे नेता को एमएलसी बनाने के, उनको मंत्री बनाने के, एक हारे हुए नेता को जो दल बदलू है उनको आप अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं और फिर उनको मंत्री भी बना देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बनने के फौरन बाद कह रहे मुख्यमंत्री के पास सबसे ज्यादा पावर मेरे पास है। तो अब अगर इनके बल पे अगर आप भारतीय जनता पार्टी जीतने का सपना देख रही है तो भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। दिक्कत क्या है? कांग्रेस पार्टी ने एग्जैक्टली यही पॉलिसीज अपनाई थी जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, और आज कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो इसी वजह से है क्योंकि उनके अपने लोगों को लगा कि हमको जो है वो जो ओरिजिनल कार्यकर्ता है उनको भाव नहीं मिल रहा है। तो ये जब सत्ता में कोई पार्टी होती तो जीत का नशा होता और हर हालत में जीतना चाहते हैं। आशुतोष जी मैं क्या कहूं आपको, मतलब पुरानी दादी माँ जैसी मेरी कहती थी ना, वारी जाऊं आपके जवाब पर। मासूम मेरा सवाल था या मासूम आपका जवाब है, समझ ही नहीं आ रहा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आप बता दीजिए कि इतना मासूम आशुतोष आज कहां से आ गया है? क्योंकि दल बदलू उनको कह रहा है जो बीजेपी में गए हैं, जब वो समाजवादी पार्टी में जाते हैं तो दल बदलू नहीं होते, तब चाणक्य नीति होती है। बीजेपी में जाते हैं तो ईडी आ जाती है। मिलिंद देओरा पे कौन सी ईडी थी भैया? अर्जुन मोरवाड़िया पर कौन सी ईडी थी भैया? ये मासूम आशुतोष जी बता नहीं पाए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी
आप कोशिश करिए, शायद एक्सप्लेन कर पाए। देखिए नविका जी, मैं जो आशुतोष जी ने कहा उसको बहुत लोग स्वीकार करेंगे कि भाई कोई भी पार्टी है वो अपने कैडर का ध्यान रखे, लेकिन जब आशुतोष जी भारतीय जनता पार्टी के कैडर का ध्यान रखने लगते हैं तो हमको लगता है थोड़ा कैडर चिंतित होता होगा। अब जैसे आशुतोष जी ने बताया कि भाई ईडी की कार्रवाई हुई, छापा पड़ा और उसके बाद तापस राय आ गए यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन आज ही मुकुटमणि अधिकारी, डॉक्टर मुकुटमणि अधिकारी हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, ये चले गए तृणमूल कांग्रेस में। इनके ऊपर 10 फरवरी को चार्जशीट दाखिल की है, तिजाला पुलिस स्टेशन में, कोलकाता पुलिस में आता है, उसने चार्जशीट दाखिल की। उसका जिक्र आशुतोष जी ने नहीं किया। हम पत्रकारों को कम से कम एकांगी होकर नहीं देखना चाहिए। इनके खिलाफ बड़े गंभीर मामले हैं, 420 है, 406 है, 506 है, 509 है, ऐसे गंभीर मामले हैं। लेकिन उससे आगे की बात, आशुतोष जी ओम प्रकाश राजभर भूल के स्वामी प्रसाद मौर्य भूल गए, क्योंकि इधर उधर का बोलने में भूल गए तो बोल गए स्वामी प्रसाद मौर्य नाम ले गए। स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को जरा गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। दो चीजें, एक तो एक निश्चित तौर पर पार्टी बहुत बड़ी हो रही होती है तो उसमें बाहर से भी लोग आएंगे ही आएंगे, जो आना चाहेगा आएगा। लेकिन ये कोई कहे कि सारे के सारे लोग डर कर आ रहे हैं, हो सकता है कुछ होंगे, कुछ चोर होंगे, कुछ पापी होंगे, कुछ डरे होंगे, कुछ का अपना होगा, ये कुछ हद तक कहें तो माना जा सकता है। लेकिन बहुतायत नेता डर कर नहीं आता है। वो बुरे से बुरे हाल में भी शरद पवार हो जाता है, इतने आरोप लगे हो, खड़ा हो जाता है, कहता है ठीक है हम ईडी के खिलाफ लड़ेंगे। कोई भी हो, ये बहुत कोई छिपी हुई बात नहीं है। लेकिन जब उसको लगता है कि हमारी राजनीति ही खत्म हो रही है, आज भारत में नेताओं का, विशेष करके राहुल गांधी की अगुवाई में खड़े नेताओं को ये लगने लगा है कि हमारी राजनीति खत्म हो रही। और एक बात जिसकी तरफ कम लोगों का ध्यान जा रहा है, पिछले कुछ समय से मैं नरेंद्र मोदी की राजनीति को जो फॉलो कर रहा हूं नविका जी, और इसको मैं आज कह रहा हूं, आप ध्यान से देखिए, एक नेशनल गवर्नमेंट जैसी स्कीम पे नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। किस किस दल के लोग छोड़ कर आ रहे हैं उसको छोड़िए, जो उनके साथ नहीं है उनको भी वो साथ लेकर आ रहे हैं। 2024 का चुनाव भारत की राजनीति के लिहाज से 1952 जैसा दिखने वाला है। ये अवसर सिर्फ जवाहरलाल नेहरू को मिला था, वो तो खैर बिना चुनाव के भी प्रधानमंत्री एक बार बन गए थे, शुरू में तो सीधे सत्ता उनको मिल गई थी। लेकिन चुनाव के बाद भी कि आप सबको साथ ले सकते, उस वक्त दूसरे दल थे नहीं, उनकी वो हैसियत नहीं थी। लेकिन नरेंद्र मोदी डेमोक्रेटिकली देश में एक बड़ा जनमत हासिल करते हैं, दूसरे विचार के लोगों को भी अपने साथ लेकर आते हैं, और उसमें जिस जातीय क्षेत्रीय समूह की बात की जाती है वो भी नरेंद्र मोदी के साथ आज शामिल है। तो आपके कहने का मतलब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल गांधी भी शायद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, क्या आप ये बताना चाह रहे हैं देश को? आप आशावादी हैं कि 24 के चुनाव के बाद राहुल गांधी बस रह गए हैं, वो भी आ जाएंगे बीजेपी में? नविका जी, राहुल गांधी नहीं रह गए, उनके साथ एक बड़ी जमात है। और मैं फिर से कह रहा हूं, आपको राजनीति करनी है तो उसका स्पेस है। और राहुल जी तो देखिए, मैं राजनीति के लिए उनको मिसफिट मानता हूं, मेरा ये विचार आज तक बदला नहीं है। उनको जबरदस्ती उनकी माता जी, उनके घर परिवार वाले धक्का दे के कांग्रेस का एक बुरा हश्र होने का ये भी नतीजा है। उनको पता ही नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के समय नहीं जाने दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, और आज वो दुखी हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी नहीं दिखी अयोध्या में। अरे सोनिया जी चली गई होती, उनको कौन मना किया था कि ये इटली से आई है इस वजह से नहीं जाने दे रहे? कमाल की बात करते हैं, वो कह रहे आदिवासी होने की वजह से द्रौपदी मुर्मू को नहीं जाने दिया। तो भैया क्या कहा गया था? क्या सोनिया जी को आमंत्रण था, खड़गे जी को आमंत्रण था, अधीर रंजन चौधरी को आमंत्रण था? वो गरीब थे, वो आदिवासी थे, वो कौन लोग थे, क्यों नहीं गए वहां? और राजेंद्र प्रसाद जी को रोकने वाले जवाहरलाल नेहरू, आज तो उनके समर्थक यही कहते हैं ना कि नेहरू जी की नीतियों पर राहुल जी आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको तो ये बात करनी नहीं चाहिए थी। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही सवाल मैं पूछूंगी। हमारे साथ आज सोमनाथ सिंघा रॉय जी हैं। सोमनाथ सिंघा रॉय जी, अब कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जिस तरह की भाषा को इस्तेमाल करते हैं शायद नहीं करनी चाहिए। मुझे बताइए, आज ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के शान में क्या शब्द कहे? पिंटू बाबू को गुस्सा क्यों आता है? संदेश खाली में और शाहजहां शेख के बारे में जो हुआ बंगाल में, वो सबको, पूरी देश ने देखा और महिलाओं ने देखा संदेश खाली की।
कोई सुनने वाला नहीं था उनकी। तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय में इस तरह का शोषण होता था, कोई बोला नहीं, कोई कंप्लेंट लेने को तैयार नहीं था। आज जो हुआ है कोर्ट्स के बाद वो सब देख रहे हैं। उसके बाद ये सवाल तो उठेगा ही कि क्या सिर्फ वोट बैंक की वजह से शाहजहां शेख को बचाया जा रहा था? क्या क्योंकि 25 सीटें ऐसी हैं जहां 20 से 30% के वोट्स माइनॉरिटी वोट्स हैं, इसीलिए शाहजहां शेख को अरेस्ट करने में दिक्कत थी? और सवाल फिर यहीं आके रुकेगा कि क्या कुछ सीटों के लिए ममता बनर्जी की सोच सिकुड़ गई थी, महिलाओं की तरफ ध्यान नहीं गया था? क्योंकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री अपना दायरा और अपना परिवार बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। आज शायद आकलन करने का समय आ गया है। नबिका जी, पहली बात, मैं तृणमूल कांग्रेस का कोई लीडर नहीं हूँ। बंगाल में रहने वाले करोड़ों आदमी जो ममता बनर्जी को मां मानते हैं, मैं उसमें से एक। तृणमूल कांग्रेस का कोई बूथ स्टोर में भी मेरा कोई पद नहीं है, तो मैं तृणमूल कांग्रेस का लीडर नहीं हूँ। मैं बंगाल में रहने वाले एक आम आदमी हूँ। बस बात आप लोग लिख रहे हैं यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के लीडर, ये गलत है। दूसरा बात जो है, मैम कल मोदी जी का भाषण सुन रहा था, मैं उनका फैन हूँ, उनका भाषण सुन रहा था मैम। उन्होंने बोला है, उन्होंने जब छोटा बच्चा था तब झूला लगकर निकल गया था, रास्ते में कोई पूछते थे उनको खाने का बारे में, वो खाना मिलता था, वो खाना खाते थे। वो था एक जमाना मैम। और अभी क्या होगा, कोई बच्चा झूला लेकर रास्ते में निकलेंगे, किसी का दरवाजा सामने जाएंगे, तो वो आदमी पहले पूछेंगे, एक तुम हिंदू हो और मुसलमान, तुम हिंदू हो, तुम छोटा जात हो, वो बड़ा जात, ओ तुम छोटा जात हो, तुम यहाँ से निकल जाओ। नहीं मैं मुस्लिम हूँ, मुस्लिम हो तो पाकिस्तानी होगा, तुम पाकिस्तान से आया, चलो यहाँ से निकल जाओ। उस जमाना था जिस टाइम में मोदी जी एक झूला लेकर रास्ते में निकालने का बाद आम आदमी खाना देते थे, कुछ नहीं पूछते थे जात पात का बारे में। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट आने का बाद अभी कुछ भी करो, तुम क्या खा रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सब में ये जात पात का अलग से देखते हैं। और मैम आप बोल रहे हैं ममता बनर्जी जो भाषा, हाँ दीदी दीदी बोलना छोड़ दिया मोदी जी ने, अच्छा किया। शाहजहां का बारे में आप बोल रहा था, मैं सुन रहा था मैम। अभी मेरा पास जो रिकॉर्ड है उसमें 1 घंटे में पूरा देश में 51 महिला का ऊपर अत्याचार होता है 1 घंटे में। सिर्फ ये नहीं है मैम, जो एमपी है ना, जिसका सपोर्ट में प्राइम मिनिस्टर बना है, मानती हूँ इस देश में बहुत से बलात्कार होते हैं, बहुत से रेप होते हैं, लेकिन कितने पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तरों में होते हैं, इनकी गिनती आपको पता है सोमनाथ सिंगरॉय जी? तृणमूल कांग्रेस के पार्टी ऑफिस में ये काम होता था। जवाबदेही होती है कि नहीं वहां की सरकार की? शलभमणि त्रिपाठी जी, शलभमणि त्रिपाठी जी, सवाल को भटकाना अटकाना जरूर, अगर आपका कोई सवाल बीजेपी से है तो जरूर उठाइए। मैं बीजेपी की तरफ से नहीं बोलती हूं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, इनमें से रेप्स में से जो आप गिना रहे हैं, अगर बीजेपी के दफ्तर में कोई हुआ होगा तो सबसे पहले झंडा लेकर और माइक लेकर, कैमरा लेकर मैं वहां खड़ी होंगी महिलाओं के साथ। आप सोमनाथ सिंगरॉय जी बात क्या कर रहे हैं? शलभमणि त्रिपाठी जी, नाविका जी, पूरा देश शर्मसार हुआ, पूरे देश ने पूरी घटना पे हैरानी जताई। और जिस प्रकार से चुप्पी देखिए, केवल टीएमसी नहीं, कांग्रेस की चुप्पी आप देखिए, इनके जो इंडी गठबंधन के जो बाकी लोग हैं उनकी चुप्पी देखिए। संदेश खाली में जो हुआ है, मुझे लगता है कि इस सदी की सबसे बड़ी बर्बरता है नाविका जी। इससे ज्यादा वैश्याना, इससे ज्यादा बर्बरता, इससे ज्यादा क्रूरता, इससे ज्यादा शर्मनाक घटना कोई हो नहीं सकती। और जिस प्रकार से सरकार पूरी तौर पर खड़ी हुई, सरकार जिस प्रकार से जो मुख्य आरोपी है उसके साथ जिस प्रकार से खड़ी हुई, उसको केंद्रीय एजेंसियों से बचाने की कोशिश हुई, उसको मुकदमों से बचाने की कोशिश हुई, और जब गिरफ्तारी की गई किस प्रकार से उसको सेफ पैसेज दिया गया, जैसे रेड कॉर्पेट पर उसको लेके जा रहे हैं, वो पूरे गर्व के साथ जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद ऐसा लगता है कि वो वापस लौट के आके दोबारा सबको धमकाएगा। माताओं बहनों को सड़क पर उतरना पड़ा। सोमनाथ जी, आपका नाम बहुत अच्छा है, सोमनाथ के नाम से, लेकिन जरा आप सोचिएगा कि आप जिनके बारे में चर्चा करने आज यहाँ बैठे हैं और आप जिनको डिफेंड कर रहे हैं, आप क्या चेहरा लेके घर पर जाएंगे? आप जब अपने घर पर जाएंगे तो संदेश खाली की घटना को लेकर आप क्या जवाब देंगे? सवाल पब्लिक भी पूछ रही है,
सवाल पब्लिक भी पूछ रही है। आप किसी को भी चुन सकते हैं, ये एक आजाद देश है, चुनाव आ रहे हैं, कोई किसी को भी चुन सकता है। इस देश में हर नागरिक के पास ये हक है, लेकिन सवालों को सुनिए और समझिए कि जनता क्या कह रही है। सुधीर दिल्ली से सवाल पूछ रहे हैं, यही वो कांग्रेस थी जिसने राष्ट्रपति चुनाव के समय द्रौपदी मुर्मू जी का विरोध किया था। आज राहुल गांधी उन्हीं आदिवासी राष्ट्रपति के नाम पर जाति की राजनीति करने का लाभ क्यों उठाना चाहते हैं? लोकेश जिंदल जी जवाब दीजिए। देखिए, राष्ट्रपति बनने के बाद पे सर्वप्रथम हक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के तहत राष्ट्रपति का होता है, ना कि प्रधानमंत्री का। तो मंदिर में ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस किसी भी मंदिर सेरेमनी में की अगर हम बात सबसे पहले कि मंदिर में क्यों नहीं, अगर मंदिर की बात आती है तो किस कारण राष्ट्रपति जी का हक नहीं है, इसका जवाब दीजिए मुझे। नहीं, पर आप मुझे जवाब दीजिए। आदिवासियों के लिए आपका तो दिल इतना धड़कता है, राहुल गांधी का इतना धड़कता है, तो फिर आदिवासी राष्ट्रपति के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी के लिए वोट क्यों नहीं डाले, सपोर्ट क्यों नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने? भाषण अपनी जगह है, सपोर्ट क्यों नहीं किया ये बता दीजिए। सपोर्ट करना चाहिए था कि नहीं? और मैं अमीक जमाई जी आपसे भी पूछूंगी, तब इनके ही नेताओं ने क्या कहा था, किस तरह से अवमानना की थी? राष्ट्रपत्नी कहा था, राष्ट्रपत्नी कहा था। मैं पूछना चाहती हूं, आज आदिवासियों के लिए बहुत मान सम्मान की भावना जग रही थी, तो तब क्या हुआ था? देखिए, राम कोविंद जी हमारे प्रेसिडेंट रहे हों पहले के या द्रौपदी मुर्मू जी, सभी जानते हैं कि वो एक स्टेम्प प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको बनाया गया, क्योंकि किसी भी विषय में पूरे देश में महिलाओं के साथ, चाहे वो ट्राइबल महिलाएं हों, चाहे वो दलित महिलाएं हों, कुछ भी हुआ हो, कभी इनकी जुबान जो है चली नहीं। तो हमारी शिकायत सिर्फ इतनी थी। दूसरी बात यह है कि शलभमणि त्रिपाठी जी जानते हैं, और मैडम आपने कहा कि आपने जंतर मंतर पे महिलाओं का पूरा आंदोलन का नेतृत्व किया, तो एक जो महिला आंदोलन, महिला कल्याण विभाग के सबसे बड़े नेता, नहीं महिलाओं के पक्ष में मैंने कहा अगर जरूरत पड़ी और अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से ऐसा हुआ उनके कार्यालय में, तो मैं सबसे पहले सवाल पूछने मैं कह रहा हूं कि हमारे देश की सभी स्पोर्ट्स की जो बेटियां जो एथलीट चैंपियन थी, इन्हीं के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ब्रजभूषण शरण सिंह, अभी ये लोकसभा का टिकट देने वाले हैं, पूछिए उनसे। वो तो महिला कल्याण, अच्छा, इनकी पार्टी में क्या हो रहा है आपको महिला कल्याण अधिकार चलाते हैं ना ये। दूसरा, ये जो बाराबंकी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है रावत, उसका वृत्त चित्र पूरे देश में चल रहा है। गायत्री प्रजापति, ये तो वो जेल काट रहे हैं, ये कब भेजेंगे जेल उनको बताइए आप। जो आपने आंदोलन चलाया, इन्वेस्टिगेशन है उस पर शलभमणि त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। जनता के सवाल और है, जनता के सवाल और है, शलभमणि त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। अभी ये लोकसभा का टिकट देने वाले गायत्री प्रजापति इनकी सरकार के, इनकी पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर, आज कह रहे हैं जेल का काट रहे हैं। अरे जेल किसने भेजा? हमने जब जेल भेजा हमारी सरकार ने, तो सबसे ज्यादा विरोध आपने किया, और आपने महिलाओं के साथ क्या क्या किया मैं बोलना नहीं चाहता। जंतर मंतर किनसे गलती हो जाती है, ब्रजभूषण शरण सिंह क्या जेल जाएंगे? गलती हो जाती है, लोकसभा लड़ रहे हैं आप, क्या हो जाती है, लड़कों से गलतियां हो जाती है। बाराबंकी के जो रावत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्या लड़कों से पूरा महिला कल्याण आंदोलन आपके पास है, आपकी पार्टी में है। सवाल और शंकर लाल राठौर का देवास एमपी से सवाल है, देश के पास ऑप्शन क्या है, विपक्ष बताए। देश की जनता दुनिया के सबसे ज्यादा अप्रूवल रेटिंग वाले नेता को चुनेगी और अनर्गल बयानबाजी देने वाले नेताओं को, इनमें से क्या चॉइस लेगी जनता? ये जनता आपसे पूछ रही है। महेंद्र हरित का कैथल हरियाणा से सवाल है, राहुल जी जो आज गारंटी दे रहे हैं वो 2004 से 14 के बीच में क्यों नहीं दी थी? मनीष कोल्हे का अहमदाबाद से सवाल है, कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी डिबेट्स पर बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर बोलते हैं, लेकिन राहुल जी हर मुद्दे को जाति से जोड़ते हैं। कांग्रेस देश को गुमराह क्यों कर रही है? जयंत जायसवाल का धनबाद झारखंड से सवाल है, ये सवाल जरूर सुनिएगा। मैं बहुत साल यहाँ पली बड़ी हूँ, तो धनबाद से मेरे कुछ तार जुड़े हुए हैं। आज राहुल गांधी का हाल ये है कि आग लगे हमारी झोपड़िया में और गाय मल्हार। क्या कांग्रेस को पहले अपनी झोपड़ी की आग नहीं बुझानी चाहिए? अपने जाते हुए नेताओं को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? आशुतोष जी, जाते जाते बस इसका जवाब आपसे चाहूंगी। हर पॉलिटिकल पार्टी को जाने वाले लोगों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए,
लेकिन जिन नेताओं की वजह से कांग्रेस का बंटाधार हुआ, अगर वो जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। वो ये मोडवाडिया जी थे ना गुजरात के अंदर, कितने साल से इन्होंने कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी को कभी हरा नहीं पाए। यही अशोक चौहान थे, पूरी कोशिश की लेकिन एक सीट पिछली बार। तो ऐसे नेताओं की वजह से ही कांग्रेस का बंटाधार हुआ है। अगर इनमें से आधे और निकल जाए तो शायद कांग्रेस की जो हेल्थ थोड़ी सुधरेगी। ये जो दरबारी लोग हैं ना, चमचागिरी कर कर जो आगे बढ़े हैं, ये जब तक नहीं निकलेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी का हाल नहीं ठीक होने वाला है। अरे तो जो जा रहे हैं वो शायद कांग्रेस का फ्यूचर सुधार ही देंगे जाने से। शलभ मणि त्रिपाठी जी, राहुल गांधी के लिए कुछ कहेंगे? आशुतोष जी ने बहुत सालों तक हम लोगों का नेतृत्व किया है और बहुत सालों तक हमारे संपादक रहे हैं। आशुतोष जी, बहुत सम्मान से कहना चाहूंगा कि जब प्रोडक्ट ही सड़ चुका हो तो बेचारा सीईओ क्या करेगा? सीईओ तो जाके मेहनत कर सकता है, संपादक तो मेहनत कर सकते हैं। आज जनता जब पूछ रही है सवाल कि चुनाव में मोदी बनाम राहुल, एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं लेकिन कांग्रेस टूट रही है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी कभी तमिलनाडु जोड़ रहे हैं अपने साथ, कभी बंगाल, कभी केरल, कभी कश्मीर। मुसलमान जो कह रहे हैं वो भी आपने अमरोहा मुरादाबाद से सुना। तो सवाल ये है और पब्लिक पूछ रही है कि भाई ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या देंगे? जैसा ऑप्शन होगा वैसा ही चॉइस। जनता के विवेक पर छोड़िए वो क्या करेंगे 2024 में। आज इस डिबेट में बस इतना ही। लेती हूं आप सबसे इजाजत। धन्यवाद करती हूं अपने तमाम पैनलिस्ट का। नमस्कार।